आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्दालू आम हमारा GI टैग हमने ले लिया, लेकिन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये जर्दालू नाम से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब इस आम की कोई अलग आइडेंटिटी बनी नहीं पाई। जब उसको पता है कि यार क्या भैया तो बम्बई आम है, तो कहता है कि हाँ यहाँ पे नहीं जानता है लोग, यहाँ पे तो लंगड़ा ही बोलते हैं। ये जो 4 प्रोडक्ट है जिनका चावल बनना है, उसके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है, यही है। जब तक कि उसका मिल नहीं बनेगा तब तक उसको आप कितना भी सब्सिडी दे देंगे नहीं करने वाला, तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा है ना, उनको दिखना चाहिए। अब वो किसान जो आदमी है वो उस हिसाब से नहीं सोचता है ना उतने अच्छे से कि कहाँ सब्सिडी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको एंड गोल दिखना चाहिए कि पैसा हो। हमारा कहना है सर कि हमको सब्सिडी आप दे दिए, हाँ, हमने उगा लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, सही बात। यहाँ है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, यहाँ सिंपल सा प्रोसेस है। सही बात है। इन्वेस्टर इसलिए नहीं लगा रहा है मिल, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है। अब प्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मिल नहीं है। कोरोना टाइम में जो भी आदमी खेती से जुड़ा हुआ था वो सबसे सुखी था, और आपके बैंक में करोड़ों रुपया बैलेंस है और आप भूखे मर रहे थे। सही बात है। दिल्ली मुंबई साइड में देखिएगा लोग ना काफ़ी आइसोलेटेड हैं। अगर हम इस रूम में रह रहे हैं, मेरे बाजू में कोई बंदा रह रहा है, हो सकता है हम उसको जानते भी नहीं है, हाँ, ये कभी उससे मिले भी नहीं है। ये चीज़ हो रहा है। तो इसका असर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आज के डेट में सुसाइडल क्यों बढ़ रहा है? किसी के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। तो आपके पास तो बात करने के लिए आदमी नहीं है। अब भारत पर आप आदमी खोजिएगा बात करने के लिए, जापान में लोग खोज रहा है। हम तो बार बार ये बोलते हैं कि हम नरक के राजा हैं। स्वर्ग के पर्दा आप बनिए, उससे अच्छा नरक के राजा रहिए, आप राजा हैं। अब भैया आम जो है वो शायद ही किसी को नहीं पसंद होगा। ऐसे ही तो नहीं इसको फलों का राजा कहा गया है। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने एक आम से जुड़े व्यवसाय से ना केवल सिर्फ अपना पर अपने साथ साथ 150 से ज़्यादा किसानों का फ़ायदा करवा रहे हैं। और बिहार के जो लोकल लेवल के आम हैं जो इनफेमस है बाकी जगहों पे या फिर बाकी जगहों पे दूसरे नामों से बिकते हैं, उसको भी एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं आलोक जी के बारे में, जिन्होंने अपना खेत बागान फाउंडेशन से बिहार के किसानों को सशक्त बनाने की एक नई पहल की शुरुआत की। और मैं करता हूं तब तक आम एंजॉय और आप करिए ये वीडियो एंजॉय। जिस हिसाब से हम आए हैं खाना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी था। सबसे पहले तो आलोक सर इतना ज़्यादा खाना खिला दिए कि अभी खटिया देख के मन करा कि सो जाए। तो ये जो बिहार की हमारी सीरीज़ है जिसमें हम बिहार से कुछ किस्से कुछ कहानियाँ इकट्ठा कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको दिखाएगा कि ऑन ग्राउंड बिहार के लेवल पे कुछ लोग जो असल में इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं सोसाइटी में या फिर आसपास के लोगों के बीच में, जिससे आपको पता लगेगा कि बिहार में भी एक अगर आपके पास एक विज़न है तो शायद आप एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाह रहे हैं या एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो इसी क्रम में हमारे साथ हैं आज आलोक सर, जो कि अपना खेत ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, और इनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जो इनकी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे जाके इन्होंने फिर ये जो पूरा एक सेटअप है उसको बनाया, कितने लोग इनसे जुड़े, तो वो सारी चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि स्टार्टिंग में कि आपको मतलब कैसे आइडिया आया कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट करी जाए? हमारे पास अपना पेरेंटल लैंड है, प्रॉपर्टी था, तो करीब हमारे पास 15 एकड़ का आम का बगीचा शुरू से हमारे पास में है। तो बगीचा मेरे ही द्वारा लगाया हुआ है। 91 में जब हम अपना एजुकेशन खत्म करके आए थे उसका ये बगीचा सब लगाया जो फिर आप देख रहे हैं, ये सब हमारे ही द्वारा लगाया हुआ है। अच्छा। तो कोरोना के टाइम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि इसको आम की बिक्री की बहुत बड़ी समस्या हुई। तो आम की जब बिक्री की समस्या हुई तो हुआ कि भाई आम को बेचा कहाँ जाएगा, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ऑनलाइन शॉपिंग सब खुली हुई थी उस टाइम में। ऑनलाइन पर गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया हुआ था। तो हम लोगों ने उस टाइम में ही प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना आम को हम लोग ऑनलाइन ढंग से बिहार से बाहर बेचा जाए। हमारे टारगेट ऑडियंस भी बिहार पीपुल ही थे। तो सबसे बेसिक समस्या जो थी हमारे साथ की चैलेंजेज ट्रांसपोर्टेशन, इसका कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो। तो हमने एक कुरियर से संपर्क किया और वो इस चैलेंज को लेने को तैयार हो गया कि हम आपको जैसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, एयरपोर्ट सिटी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, अदर सिटी में थोड़ा दिक्कत होगा। कौन से कुरियर सर्विस? तो ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस से हमारी बात हुई और उससे हमारा फर्स्ट टाइप हुआ
तो हम काम वहाँ से शुरू किए और 3 दिन से 4 दिन में वो हर एक शहर में पहुँचाना शुरू किया। शुरू में उसको भी चैलेंजेस था, लेकिन धीरे धीरे 1 साल के अंदर में दोनों आदमी हम लोग एक दूसरे का नीड समझ गए। उसके बाद अब बहुत स्मूथ से हम लोग का आम चला जाता है। अच्छा, आपका वैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये चीज़ से पहले क्या? हम बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जॉब भी करते हैं। अच्छा, ओके। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये चैलेंजेस शुरू से था कि जब भी हम स्कीम लेके जाते थे किसानों के पास कि ये उगा लीजिए, तो किसान का एक क्वेश्चन होता था कि भाई सर इसको हम बेचेंगे कहाँ? ये चैलेंजेस हम लोग के पास शुरू से था, जब से जॉब में है ये चैलेंजेस था, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा स्कीम नहीं था कि किसान को हम प्रोडक्शन करवा दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन को सेल करने का स्कीम हमारे पास नहीं था। तो दिमाग में चल रही थी कि भाई कुछ ऐसा स्कीम हो। तो जब आम से हमने शुरुआत किया तो आम में हमको ये मिला, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना खेत बागान फाउंडेशन, और सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम ही है कि ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमने किसानों को मुहैया कराया कि किसान अपने उनका पूरा फोकस रहेगा सिर्फ अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग पर। हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप लोग प्रोडक्शन कहेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। किसान भी बना रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भी इंटरप्रेन्योर हैं। उनको इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को जितना जल्दी हम इंडस्ट्रीज मान लेंगे उतना जल्दी एग्रीकल्चर का कल्याण होने वाला है, क्योंकि उसको भी इंडस्ट्रीज का दर्जा मिलना चाहिए। इंडस्ट्री मान लेंगे और एक प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए कि हाँ, तो इंडस्ट्रीज का टोटल सेटअप उनको मिलने लगेगा। अभी इंडस्ट्रीज चूँकि नहीं मान रहे हैं तो इंडस्ट्रीज का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो उनको जो सब्सिडी हम दे रहे हैं जो वास्तविक उनको न मिल करके अलग अलग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको मिल जा रहा है। अच्छा, उनको नहीं मिला। लेकिन जब इंडस्ट्रीज हम एग्रीकल्चर को मान लेंगे तो फिर वो सेटअप का लाभ, वो इनपुट क्रेडिट वगैरह सब कुछ उसको मिलने लगेगा, और फिर उस दिन से किसान का चेंजेस। मतलब वही है कि जो गवर्नमेंट के पास से आ रही है वो चीज़ एंड किसान तक नहीं पहुंच पा रही, किसान तक नहीं पहुंच पा रही। तो हमारा जो अपना खेत ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है सो किसानों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दें। वो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं थ्रू आउट ईयर कि आपको मार्केट में डिमांड किस प्रोडक्ट का है, क्या क्वालिटी का है, क्या सॉर्टिंग ग्रेडिंग चाहिए, ये सब का सब प्रशिक्षण उनको देते हैं। और उनका जो ए ग्रेड सामान है उसको हम लोग मार्केट से अच्छे रेट पर, डबल रेट पर, ट्रिपल रेट पर हम परचेज करके और उसको हम लोग बाहर में सप्लाई दे देते हैं। अभी आपके साथ कितने किसान जुड़े हुए हैं? अभी तक हमने अभी जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है 23-24 में, उसमें हमने करीब 150 किसानों को 150 किसान ये प्रशिक्षण कराया था। और आत्मा और बिहार गवर्नमेंट के कृषि विभाग के सौजन्य से हमने 85 फार्मर्स को मैंगो प्रोटेक्शन बैग भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। करीब 22,000 मैंगो प्रोटेक्शन बैग हमने किसानों को दिया था। और फिर उनसे जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट क्या मैंगो प्रोटेक्शन बैग, ये थोड़ा समझाइएगा क्या है ये? हम लोग ये बेसिकली बिहार में हमारा पहला स्टार्टिंग है ये और जगह चलता है, अंगूर में लगता है, गुआवा में लगता है। ये हम लोग आम में यहाँ पर स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आम जब जो मैच्योरिटी के 1 महीना पहले हम उसमें एक कागज़ उसमें पहना देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो फ्रूट फ्लाई का अटैक जो लास्ट मोमेंट में होता है आम में, और उसके बचाव के लिए किसान अंधाधुंध केमिकल स्प्रे करते हैं, जो कि अल्टीमेटली स्वास्थ्य के लिए हमारा हानिकारक होता है। तो उस चीज़ को बचाव करता है। करीब करीब 1 महीना पहले, हार्वेस्ट के 1 महीना पहले हम मैंगो प्रोटेक्शन बैग पहना देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे मैंगो का क्वालिटी चेंज हो जाता है, उसका साइज, उसका कलर वगैरह जो है जनरल आम से वो बदल जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, वो देखने में अलग लगता है। और सबसे बड़ी बात होती क्या है कि उस आम पर करीब 1 महीना 1.5 महीना से कोई भी केमिकल का उस फल पर छिड़काव नहीं हुआ होता। कि अगर कोई किसान छिड़काव कर भी रहे हैं तो उस फल पर वो छिड़काव फल पे नहीं हो रहा है, पेड़ पर हो रहा है, फल पर नहीं हो रहा है। तो फल पर नहीं हो रहा है तो उससे क्या होता है कि वो फल हमारा करीब करीब केमिकल रेसिड्यू फ्री हो गया। तो जब वो फल हमारे का इंडिविजुअल खाते हैं तो उनको समस्या नहीं होती है, उनको जो है सो बीमारी की समस्या सब आजकल, और आज के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही मतलब खासकर वो सब चीज़ नहीं हो रही है। प्लस हम नेचुरल आम भेजते हैं, मतलब कि नेचुरल का सेंस कि पेड़ पर से तोड़ करके सीधे आपको आम हम भेज दिए। अच्छा, तो हम कोई भी कार्बाइड या कोई भी केमिकल, कोई भी गैस का इस्तेमाल पकने के लिए, तभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे तो सर बता रहे थे कि आम पकने में टाइम लगता है, तो हम पैकेजिंग पहुंच जाती है। हाँ, तो हम कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके घर पर वो इंटैक्ट ग्रीन मैंगो पहुंचा। हमारी कोशिश यही रहती है ग्रीन मैंगो पहुंच गया, धीरे धीरे आपके यहाँ पकेगा। नहीं पके उसका उपाय हम करते हैं। आम पकने के लिए जो टेक्निक है, आम क्या करता है कि एक
अपने अंदर से गैस रिलीज करता है, इथनॉल। वो इथनॉल गैस को रिलीज करता है, उसी से आम पकता है। अच्छा। इसलिए आप घर में सुने होइएगा कि आम का ढेरी में अगर आम रख दीजिएगा वो जल्दी पकेगा, जल्दी पक जाता है। और अकेला आम रखिएगा तो हाँ, वो देर नहीं- से नहीं पकता, तो हाँ। इथनॉल गैस ज़्यादा रिलीज हुआ हाँ। तो आम पक गया। अच्छा। तो एक एब्जॉर्बर आता है, जैसे कि मॉइस्चर एब्जॉर्बर डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ। उस तरह से वो एब्जॉर्बर आता है जो कि इथनॉल गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्रत्येक बॉक्स में हम लोग 2 या 3 एब्जॉर्बर डाल देते हैं, जिससे कि आपको आम जो गैस रिलीज करेगा उस गैस को वो सोख लेगा, तो आपके आम को पकने नहीं देगा। अच्छा, तो मतलब वो जो खराब होने वाली जो दिक्कत है दिक्कत है वो कभी कभी मानते हैं अगर एक सप्ताह भी लेट हो गया तो उससे मतलब कोई आपके पास आम खराब क्वालिटी में नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि सड़ जाएगा या कुछ भी ऐसा। और कभी मानते नेचुरल चीज़, क्योंकि हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, वो नेचर है। तो नेचुरल चीज़ अगर कोई दिक्कत हो गई आम को और आपके यहाँ अगर आम खराब पहुँचा, तो जैसे ही आप हमको बताते हैं कि हम आम जो है सो खराब आ गया, आम काला हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो हम 100% फुल पेमेंट उनको रिफंड कर देते हैं। हम कोई उनसे बट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ना कोई उनसे प्रूफ मांगते हैं अच्छा। कि भाई आपका, और मोटा मोटी हमको मालूम हो जाता है कि भाई इनके यहाँ आम हो सकता है खराब गया हो, क्योंकि कुरियर का मूवमेंट के हिसाब से। जैसे इस पूरे सीजन में एक अजमेर में आम गया था, तो अजमेर भी करते हैं आप लोग यहाँ से? हाँ, यहाँ से अजमेर भी गया था। हमने शुरू में मना किया था कि सर वो बहुत गर्मी पड़ रही है अभी राजस्थान में, हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने मंगवाया था, तो आम पहुँचने में वहाँ देरी हो गई, क्योंकि डायरेक्ट एयरपोर्ट है नहीं। तो पहले ही मालूम हो गया कि भाई ये इतना दिन से बियॉन्ड हो गया, तो कहीं आम हमारा खराब हो गया, गर्मी के कारण से खराब हो गया। हाँ। तो हमने उनको मैसेज किया, तो वो शुरू में डिनाई कर गए, लेकिन बाद में बोले कि नहीं, हाँ सही में हमारा ख़राब हो गया था। तो हमने उनको पेमेंट रिफ़ंड कर दिया। वो सिंपल सी बात है। नहीं, ये अच्छी चीज़। तो अभी मतलब कैसे आप फार्मर से जो आम जो है आप खुद परचेज़ करते हैं फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर फार्मर्स को कट मिलता है कि ऐसा कुछ कि आपको? नहीं, देखिए उसमें कि पूरे थ्रू आउट सीजन हम फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन होगा। मैंगो प्रोडक्शन बैग उनको उपलब्ध कराया, सब कुछ किया। जब सीजन आता है, जब हमारे पास ऑर्डर आने लगते हैं, तो फार्मर्स को बताते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशन मेरा है। बम्बई आम होगा तो आपका बम्बई आम जो है, हाँ, कौन कौन से आम? ये बम्बई है और स्टार्ट हम बम्बई से करते हैं। बम्बई, जर्दा और मालदा, 3 आम जो है सो हम। बम्बई, जर्दालू, मालदा। जर्दालू नहीं, जर्दालू और जर्दा में कंफ्यूजन है, दोनों अलग अलग है। जर्दालू जो है सो जीआई टैग मिला हुआ भागलपुर का है। अच्छा। और जर्दा अपना बेतिया का है। अच्छा, वो अभी जीआई टैग नहीं मिला है, लोग प्रोसेस में है। तो वो ये जो हम लोग के यहाँ जो आम मिलता है, ये बम्बैया हो गया, जर्दा हो गया, या आप मालदा आम हो गया, तो ये सब जो मतलब मैक्सिमम बाहर के सिटीज़ में नहीं मिलता है। हाँ, मालदा तो मिलना शुरू भी हो गया है, लेकिन बम्बई और जर्दा ये 2 आम बाहर के सिटीज़ में नहीं मिलता है। बाहर में लंगड़ा, अल्फांसो, ये सब मिलते हैं, रत्नागिरी वगैरह। और उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, क्योंकि जब बाहर में नहीं मिल रहा है आम, तो जो भी बिहार के आदमी जो बाहर गए, उनको बम्बई आम नहीं मिल रहा, उनको बम्बई आम खाना है। तो बम्बई आम खाना है, तो फिर उसके लिए अपना खेत है। हाँ, सही बात, अपना खेत है, अपना खेत से ऑर्डर कीजिए। हम बम्बई आम भेजते हैं, जर्दा आम भेजते हैं। और मतलब एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे रत्नागिरी आम हो गया, अल्फांसो हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम इसका जो प्रोडक्शन है महाराष्ट्र साइड में होता है ना। जब ये आम दिल्ली एनसीआर में पहुंच के बिक रहे हैं अच्छे से, तो फिर हम लोगों के यहाँ के आम क्यों नहीं जा पा रहे? मतलब यहाँ से बिहार से जो आम है, ये जो हमारे बम्बैया है, मालदा है, ये सब आम वहाँ क्यों नहीं पहुँच के बिक पा रहे हैं? सर, उसके पीछे थोड़ा सा हम लोग की भी कमी है एज ए फार्मर, और थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। ये दोनों अल्फांजो जो हुआ वो 100% गवर्नमेंट सपोर्टेड आम वेराइटी हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पर बहुत काम किया। जैसे हम भी बार बार डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आम महोत्सव मनाते हैं ये लोग, तो बिहार में आम महोत्सव प्लीज़ नहीं मनाइए। अच्छा, बिहार में तो आम सब जान रहा है, सब जान रहे हैं। हर एक आदमी के पास जो है सो एक आम का पेड़ है, या उसके पास है, चाहे उसके किसी परिचित के पास है, उसके किसी दोस्त के पास। आम महोत्सव मनाना है तो एटलीस्ट बेंगलोर चलिए, किसी ऐसी जगह, हैदराबाद चलिए, वहाँ बिहार के टेस्ट करवाए लोगों को, वहाँ बिहार के आम को हमको टेस्ट वहाँ करवाना है। बिल्कुल। अगर आपके पास फंड नहीं है तो एटलीस्ट आप बिहार भवन दिल्ली चलिए। आप बिहार भवन दिल्ली ही चलिए, जिससे कि हम अपने वैरायटी को, हमको अपने जर्दा को टेस्ट करवाना है, तब ना लोग समझेगा। अपने मालदा को हम टेस्ट कराएंगे तो लोग समझेगा, बिल्कुल, तभी पता लगेगा कि एक और कुछ चीज़ भी है, ये भी वैरायटी है। हाँ, जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है मार्केट में, जब 2-3 वैरायटी के आम आ ही रहे हैं वहाँ पे लोगों के, तो जो आ रहे हैं वही खरीदेंगे ना। और हमारे साथ से एक प्रॉब्लम और है क्या कि अभी तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्दालू आम हमारा जीआई टैग हमने ले लिया, लेकिन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये जर्दालू नाम से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा,
कोई भी एक्सपोर्ट के लिए हाँ, हाँ। एक HSN कोड होता है, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो जो है सो एक HSN कोड इशू करवाते हैं हर एक प्रोडक्ट का, और वहाँ पर वो एक नंबर के से वो प्रोडक्ट जाता है। जैसे हमारा आदमी का आधार नंबर हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। उस तरह प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है। मतलब इस आम की कोई अलग आइडेंटिटी बनी नहीं पा रही है। तो मतलब अपना जो जर्दालू आम है उसका HSN कोड नहीं है, अच्छा अपना बम्बई आम है उसका HSN कोड नहीं है, मालदा का HSN कोड नहीं है। अच्छा। तो जब हमारे पास HSN कोड नहीं है तो क्या हो रहा है कि जर्दालू आम या जर्दा आम जा रहा है फॉरेन, तो वो अदर मैंगो के नाम से जा रहा है। अच्छा। और जो मालदा आम भेज रहे हैं तो जो एक्सपोर्टर बाहर बैठे हुए हैं उनको तो सिर्फ बिक्री से मतलब है, उनको बिहार से मतलब नहीं है। नहीं मतलब, हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि उसको लंगड़ा के नाम से भेज दे रहे हैं। ये चीज़ हम भी अभी कुछ दिन पहले फिगर आउट किए, जो आप एग्जैक्ट जो बात बताए ना कि लंगड़ा आम के नाम से वहाँ पे बम्बई आम बिक रहा है। और जब ठेले वाले के पास चले गए, क्योंकि वो रहता तो बिहार का ही है, जब उसको बताया कि अरे क्या भैया तो बम्बई आम है, तो कहता है कि हाँ यहाँ पे नहीं जानता है लोग, यहाँ पे तो लंगड़ा ही बोलते हैं, तो लंगड़ा ही। हाँ, हमने इस चीज़ को उठाया था और DGFT में अपना खेत के लेटर हेड से हमने DGFT को पत्र भी डाला, 4 वेराइटी को HSN कोड इशू किया जाए। हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से भी टाइम लेकर के वहाँ भी हमने इस बात को रिप्रेजेंट किया था कि सर ये अपना जो वेराइटी है उसका HSN कोड के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए, अपने आप को हम आगे बढ़ें कि हमारे प्रोडक्ट का HSN कोड हो। जब तक HSN कोड नहीं होगा तब तक फॉरेन में हमारे आइडेंटिटी नहीं बनेगी। एवं कि अगर आप अपेडा पे जाएंगे, जो भी एग्रीकल्चर गुड्स है उसके फॉरेन ट्रेड के लिए अपेडा जो है सो जिम्मेदार है भारत सरकार की तरफ से। प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अपेडा। अपेडा के साइट पर भी जाएंगे, उसका उसने किसानों के लिए एक फार्म रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया हुआ है जिसमें कि आप अपने आम को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि जो भी परचेजर है, बड़ा जो बायर है, वो देख लेगा कि भाई कौन वैरायटी कहाँ पर है। अच्छा। उसमें भी बिहार के किसी भी आम का लिस्ट नहीं है। अरे तो हम जैसे वो भी जब अपने किसानों को हम कहते हैं, शुरू में हम भी गए कि भाई करते हैं, तो मालूम है कि हमारा कोई आम वहाँ पर है ही नहीं, तो हम वहाँ पर रजिस्टर्ड क्या करें। तो हमारा प्रेजेंटेशन ही जब पेपर पर नहीं हो रहा है तो पहले हम पेपर पर कम्पीट करेंगे, उसके बाद ना मार्केट में उतरेंगे। तो ये सब फ्रंट पर जो कमी है उस कारण से हम लोग। और आप तो ऑलरेडी मतलब सिस्टम के पार्ट हैं आप भी, और आपकी जब नहीं मान रहे हैं राय, आप जब ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, जब नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या जो बेसिक चीज़ है जिसको हमने सरकार के नॉलेज में डाला, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर को हमने डाला कि भाई ये चीज़ है, और हम स्वयं क्योंकि कोई भी आदमी को तो पहल करना पड़ेगा, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस पर पहल कर रहा है और हम रेगुलर पत्राचार में हैं हम लोग कि भाई ये चीज़ जो है सो आनी चाहिए सामने, आनी चाहिए। और कल होकर के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सब जगह भी हम लोग बात कर रहे हैं, और सब जगह से जब बात ये उठनी शुरू होगी तो फिर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी, बिल्कुल, और ये काम भी होगा। कोई भी चीज़ को नया चेंज करने के लिए तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव हमने ले लिया है, वो पत्र है हमारे पास, उसके हिसाब से आगे काम होना है। अभी उसका जवाब नहीं आया तो फिर अब रिमाइंडर भेजेंगे उनको, क्योंकि अगले साल तक के सीजन के पहले हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हमारा आम हमारे नाम से, क्योंकि हमारे पास से बहुत सा एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, जो दूसरे से एक्सपोर्टर आते थे है कि हमको दे दीजिए, हम कहे भाई मालदा देंगे, मालदा के नाम से जाएगा तो बोलिए सही बात है, लंगड़ा के नाम से मालदा हम नहीं जाएगा। तो अभी मतलब इस बार जो है तो कितना मतलब कितना हुआ होगा एक्सपोर्ट, कितना ऑर्डर हुआ होगा क्विंटल वाइज या फिर कहीं कुछ भी नंबर 1 किलो वाइज? जैसे कि हमारा करीब हम सोचते हैं कि 1500 के आसपास में बॉक्स हमने भेजा था। 1500 बॉक्स? हाँ, एक बॉक्स हमारा 4 kg का होता है। 4 kg का। अच्छा। थोड़ा सा इस साल दिक्कत क्या हो गई कि कितना 60 कुंटल। हाँ, दिक्कत थोड़ा सा ये हो गई कि 30 तारीख के बाद अपने यहाँ सीतामढ़ी में बारिश शुरू हुई। अच्छा। और 30 तारीख के बाद फार्मर्स आपके ज़्यादातर इसी इलाके के, सीतामढ़ी के? हाँ। अच्छा। तो बारिश शुरू हो गई, कंटिन्यूएशन में बारिश हुई। और मालदा आम में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका स्किन बहुत पतला होता है। हाँ। तो ये बारिश के बाद जो है सो थोड़ा सड़ने ज़्यादा लगता है। तो हमने जो है सो नया ऑर्डर लेना बंद कर दिया। जो हमारा पुराना जो पहले से पूरी बुकिंग ऑर्डर था वही सिर्फ हम सप्लाई दिए, नया ऑर्डर हम सप्लाई नहीं दिए। तो आम मतलब अभी जो आपके फार्म से खुद से हो रहा है या फिर जो फार्मर्स आपको देते हैं, तो पूरा का पूरा आप मतलब यही ऑर्डर में ही करते हैं या फिर आप किसी से कांटेक्ट में हैं, किसी मतलब बिजनेसमैन वगैरह से? नहीं, जो हमारा A1 क्वालिटी मैंगो है वो हम लोग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाँ। हमारा इंडिया के 20 स्टेट में सप्लाई है। 20 स्टेट में सप्लाई है, तो हम पहले डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ग्रेड माल बचता है वो हम लोग जो है सो लोकल
लोकल बेचते हैं। मतलब वेस्टेज नहीं होता। वेस्टेज नहीं होता है, कोई भी आम वेस्टेज नहीं होता है। इसके लिए भी हम लोग प्रयास में हैं। जिला प्रशासन को भी हमने दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर एक ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाइए, जिसमें कि मैंगो की प्रोसेसिंग करके कोल्ड चेन मेंटेन करके हम लोग आम को अधिक दिनों तक, अच्छा, मतलब बाद में भी साल के एंड में भी या फिर हम रख सकेंगे। उस समय एवं अक्टूबर तक तो आम को हम ले ही जा सकते हैं। अब जैसे अभी आप देखिए कि अभी आप आम खरीदने जाइएगा मार्केट में है 60 रुपये 70 रुपये आम मिल रहा है। वही अभी से 20 दिन 1 महीना पहले 30 रुपये किलो आम मिल रहा था। किलो मिल रहा था, सही बात। तो 1 महीना में आम में पूंजी डबल हो जाती है। तो थोड़ा सा कोल्ड चेन वगैरह हो जाए तो किसान भी अपना प्रोडक्ट को रख सकते हैं, चाहे उससे इंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाएंगे जो कि आम परचेज करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं सबकी आय जो है सो ये 1 महीना में आपकी आय यहाँ पर डबल हो जाती है आम के सीजन। आपने अभी एक बात बताई थी, हम लोग जब बात कर रहे थे, तो वैसे तो हमारी ज़्यादातर बात हो ही गई है, बात यहाँ दोहराया जा रहा है। तो आपने एक बात बताई थी कि आप टारगेट कर रहे हैं कि जो बिहारी कम्युनिटीज़ है बाहर, जो मतलब सीख कर रही है कि ये जो घर पे जो आम जैसा उन्होंने खाया था बचपन में कभी, या फिर जो मतलब पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं आज के टाइम पे, तो जैसे हम ही लोग हैं तो बाहर जाते हैं, बाहर ही रह जाते हैं, है ना, सारा कुछ वहीं इस्टेब्लिश हो जाता है धीरे धीरे, घर बहुत कम लोग आते हैं। तो आप टारगेट कर रहे हैं उन्हीं कम्युनिटीज़ को, मतलब ऐसा क्यों? ठीक है सर, अभी जैसे कि हम छोटे स्तर से काम कर रहे हैं। सर मत बोलिए प्लीज़। हम छोटे स्तर से हम काम कर रहे हैं। हाँ। तो हमारा बिहार अपने आप एक बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ। पूरे इंडिया में हम हैं, पूरे वर्ल्ड में समझिए हम हैं, लेकिन एटलीस्ट इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में हम हैं, और इत्तेफाक से बाहर में हम अच्छे पोजीशन पर हैं। तो परचेजिंग कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी है। तो हम टारगेट ओरिएंटेड बात करें कि हमको कुछ समझाना नहीं पड़े। बम्बई आम तो हमको नहीं समझाना है कि भाई क्या है। सही बात। तो जो बिहारी पॉपुलेशन हमारे जहाँ पर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर टारगेट उसी को करते हैं, उसी लोकेलिटी को करते हैं। वो बंगलोर में हमारा बच्चा जो रह रहा है, उसको बम्बई आम खाए हुए, उसको बम्बई आम मिल नहीं रहा है, और भगवान की कृपा से उसको 12 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज है। तो उसके लिए जो है सो 200-300 रुपये का आम खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो रोज दिन जो है सो 1000 रुपया पिज़्ज़ा खा जाता है। पिज़्ज़ा बर्गर, हाँ। तो पिज़्ज़ा के दाम में आम उसको मिल रहा है। सही बात। पिज़्ज़ा जो है सो 15 मिनट में सब खत्म हो गया, और आम तो उसको एटलीस्ट 10 दिन चला। 10 दिन चला। नाश्ता में आम चूरा खा सकते हैं सुबह ऑफिस जाने से पहले। और ज़्यादा हेल्दी है। ज़्यादा हेल्दी, हाँ सही। तो इसलिए हम बिहारी कम्युनिटी को ही अभी फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं सिर्फ बिहारी कम्युनिटी बिक रहा है, उसके बाद साउथ इंडिया में जो बिहारी कम्युनिटी है वो अपने फ्रेंड को किसी को खिलाया, रिकमेंडेशन से। हाँ, तो वो फिर लेना हो कि एक बार जो आम हमारा बिहार का खा लिया तो वो फिर हमारा कस्टमर। हाँ, और जैसे आपने पहले बताया कि अगर ये जो ब्रांडिंग वाली बात है ना, तो ये तो गवर्नमेंट के साइड से है। हाँ। उन लोगों को करनी चाहिए ये चीज़ कि कहीं कहीं जाके ये करवाए, ऐसा कुछ होस्ट करे, और जहाँ पे ऐसा कुछ हो तो उन लोगों को पता चले कि हाँ भाई कुछ और वैरायटी भी है जो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, बार बार हम कह रहे हैं इसे एटलीस्ट आम महोत्सव सरकार मनाती है। इस बार तो 2 आम महोत्सव बिहार में हुआ, एक माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा भी राजभवन में हुआ, और कृषि विभाग ने ज्ञान भवन में किया था। लेकिन वही अगर राज्यपाल महोदय राजभवन में यहाँ ना करके वो महाराष्ट्र में करते, हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या होता है कि हमारा वैरायटी पता लगता है लोगों को पता चलता है। बिल्कुल। बिक्री क्या होती नहीं होती वो अलग मैटर है, पहले हमको अपने टेस्ट को बताना है। बिल्कुल, पता तो चले कि डिफरेंस क्या है। हाँ, कि हमारा बम्बई क्या है, हमारा जर्दा क्या है। जर्दा में जो खासियत सबसे बड़ी बात क्या है कि जर्दा का पैकेट जब आपके एसी रूम में खुलेगा और जब ऑफिस से आइएगा तो पूरा रूम एक स्मेल, सही बात है, वो गंध दूसरे किसी वैरायटी में आपको जल्दी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ लोगों को मालूम तो होना चाहिए। जब लोग को मालूम ही नहीं होगा तो खाएगा इस कहाँ से। सही बात है, सही बात है। तो अभी मतलब फिलहाल तो 2 साल हो गया ना फुल फ्लेज कंपनी को अभी? हाँ, करीब 2 साल, ये तीसरा साल में हम चल रहे हैं। तीसरा साल में अभी चल रहे हैं। तो अभी फ्यूचर क्या प्लानिंग है अभी आपका? फ्यूचर में हम लोग इसको बढ़ा करके थोड़ा सा HSN कोड पर इस साल फोकस है। HSN कोड मिल जाता है जिससे कि हम जो फॉरेन में हमारे ये हैं, कहते हैं कि बिहारी पॉपुलेशन है, हम वहाँ पर टारगेट करेंगे। जैसे इस साल भी स्वीडन से हमारे पास 2 क्विंटल करीब करीब ऑर्डर था, पर मतलब कि एक कम्युनिटी था, वो लोग आपस में ही कोऑपरेट करके अच्छा वो मंगाने को तैयार थे। लेकिन थोड़ा सा वो हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा था ट्रांसपोर्टेशन के कारण से। अच्छा। तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी के लिए सरकार प्रयासरत है। उम्मीद करते हैं कि इस साल इस वित्तीय वर्ष खत्म होते होते ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी, मतलब वही, मतलब एक स्टार्टिंग फेज है ना अभी, तो वो जो चैलेंजेस आ रहा है आप ट्राई कर रहे हैं उसको सॉर्ट करने, तो वो सॉर्ट हो जाएगा। तो फिर हमारा आम भी दूसरे आम, क्योंकि वहाँ पर 1700 रुपये किलो आम बिक रहा है। अच्छा। स्वीडन में हमारा आम करीब करीब जो है सो
2800 के आसपास पड़ रहा था ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तो उन लोगों का कहना था कि कम से कम 1700 के बाद 2000-2400 तक भी हो तो हम जो है सो ले लेंगे। ले लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा था तो वही ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी आ जाएगा तो वो हमारा एट पार आ जाएगा। तो हम लोग इसके बाद जो है सो प्लानिंग में है कि हमारा जो भी पॉपुलेशन जो हमारे भाई लोग बाहर रह रहे हैं उन लोगों तक उन तक पहुँचावें। और हम B2C में काम करते हैं तो डायरेक्ट हम उन कंज्यूमर तक पहुँचें, क्योंकि B2B में फिर वो बहुत हाँ, फिर बीच में एक मिडिल मैन आ गया, तो बहुत फिर वो मिडिल मैन problem- आ गया। हाँ, फार्मर्स का आम सीधे आपके घर तक पहुँचे, हम उसकी व्यवस्था में सही हैं। बात। और अभी आम के अलावा हमारा जो है सो मिलेट्स पर भी काम है। तो मिलेट्स पर भी हम काम करते हैं। तो कोदो मिलेट्स है, ये सबको भी समा है, ये सबको भी हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और ट्रेडिशनल फूड मतलब हाथ से बना हुआ जो है मिलेट्स को उगाते मिलेट्स वगैरह की आपने बात की, तो अभी जो नया वो आया बजट आया है उसमें आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि 32 वैरायटी की 109 डिफरेंट मतलब 32 प्रोडक्ट्स 109 वैरायटीज़ में अलग अलग उस पर सब्सिडीज़ मिलेगी, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पंजाब में ये बहुत बड़ा इशू है चावल उपजाने के लिए पानी का जो लागत वहाँ लग रहा है, और उस हिसाब से ज़मीन की पानी भी ख़त्म हो रहा है। मिलेट्स की खेती करना हमारे लिए मजबूरी है। अच्छा, सरकार के लिए और फार्मर के लिए मजबूरी है मिलेट्स की खेती करना। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही डाउन जा रहा है। बहुत डाउन जा रहा है। एग्जैक्टली। सीतामढ़ी फ्लड इफेक्टेड इलाका है, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ भी चापाकल सूख गया। गर्मी में यहाँ पर टैंकर से पानी पहुँचाने की नौबत यहाँ भी आ जाती है। आ गई थी। इस साल भी आ गई थी अच्छा, सीतामढ़ी जैसे जिले में। सीतामढ़ी जैसे ज़िले में। अभी बोखड़ा ब्लॉक में डीएम साहब को विजिट करना पड़ा। वहाँ पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्रिएट हो गया था पानी के कारण से। चापाकल चलाने में 2-3 आदमी का माथा फूट गया था, वो बैग कितना मारा। अच्छा, और पानी नहीं मिल रहा है, नल जल का पानी वहाँ नहीं पूरा प्रॉपर आ रहा नहीं था। वो पहुँच रहा था। तो पानी के बिना तो आप नहीं रह सकते हैं पूरे दिन भर। नहीं बिल्कुल, हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमको धान से स्विच ऑफ करके मतलब चेंज करके हमको कोदो मिलेट्स में जाना पड़ेगा, हमको अन्य मिलेट्स में जाना पड़ेगा। इसमें बेसिक चैलेंजेस क्या है कि अपना जो कोदो मिलेट्स है या कौनी है, चीना है, सामा है, ये 4 वेराइटी इसका चावल बनता है। इसमें 7 लेयर होते हैं। अच्छा, तो जनरल जो मशीन है, जो चावल धान कूटने का जो मशीन है, उससे वो उसका लेयर नहीं निकल पाता है। अपने यहाँ चूँकि प्रोडक्शन नहीं है, साउथ में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, हाँ, उधर साउथ में है। तो वहाँ साउथ क्या बोलते हैं, काले चावल की खीर भी बनती है उन लोगों की। तो वहाँ पर जो है सो मशीनरी भी बना हुआ है। मशीनरी चूँकि महंगा पड़ता है, तो इसलिए जो है सो यहाँ पर अभी लोग मशीन नहीं बैठा है। किसान के साथ समस्या क्या है, वो कोदो उगा भी लेंगे तो कोदो को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है। ग्राउंड लेवल पर जो सबसे चैलेंजेज है वही है। मतलब बाकी ये गवर्नमेंट एज उसको कोदो नहीं खरीदेगी जब तक वो चावल के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी उसको। गवर्नमेंट तो वैसे भी मिलेट्स खरीद नहीं रही है। हाँ, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो धान गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है। हाँ। और अभी जो मतलब जो नया प्लान आया उसमें तो सब्सिडाइज कर रही है, तो वहाँ तो तो खरीदेगी ना। वो तो अलग अलग एजेंसियों कह रही है कि भाई वो खरीदेगा, अच्छा वो अलग अलग एजेंसी खरीदेगा। अच्छा अच्छा, उसमें और भी, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ खरीदेगी तो वो उसको चावल चाहिए, हाँ, उसको तो एंड रिजल्ट चाहिए उसको। एंड रिजल्ट चाहिए। अब धान खरीदता है तो धान का तो मिल बैठा हुआ है, राइस मिल। हाँ, ऑलरेडी है। और यहाँ का तो राइस मिल है ही नहीं, इसका है ही नहीं, कोदो का तो मिल नहीं है। नहीं, तो मिल पहले होगा, उसके बाद ना मिल हो जाएगा। तो कोदो उगाने में कोई खर्च नहीं है चूँकि, अच्छा, तो किसान तो स्वयं उगा लेंगे। कोदो तो क्या है कि आप उसको छीट दीजिए और जाके काट लीजिए। अच्छा, ऐसा है उसके साथ। उसमें ना कोई खाद देना है, ना उसमें कोई पानी देना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। कौनी चीना में वही चीज़ है। तो वहाँ उसकी एक मशीन चाहिए जहाँ से, हाँ, वहाँ प्रॉपर उसके प्रोसेसिंग करना है। हाँ, जिसका आटा बनना है, जैसे मड़ुआ रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इसका आटा बनना है। तो आटा बनना है तो वो जनरल चक्की में भी हो गया। तो ये इसमें समस्या नहीं है। तो मड़ुआ लोग अपने यहाँ उगा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो 4 प्रोडक्ट है जिनका चावल बनना है, उसके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है, यही है। जब तक कि उसका मिल नहीं बनेगा तब तक उसको आप कितना भी सब्सिडी दे देंगे नहीं करने वाला, तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा है ना। उनको दिखना चाहिए। अब वो किसान जो आदमी है वो उस हिसाब से नहीं सोचता है ना उतने अच्छे से कि कहाँ सब्सिडी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसको एंड गोल दिखना चाहिए कि पैसा हो। हमारा कहना है सर कि हमको सब्सिडी आप दे दिए, हाँ हाँ, हमने उगा लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, सही बात। सब्सिडी से तो हमारा पेट नहीं भर रहा है ना, उगाने में हमको सस्ता पड़ गया। तो ऐसे गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई स्कीम नहीं है जहाँ गवर्नमेंट अपफ्रंट खरीद रही हो? नहीं, और मिल लगाने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है, लेकिन अभी कोई भी इन्वेस्टर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, यहाँ सिंपल सा प्रोसेस है। सही बात है। इन्वेस्टर इसलिए नहीं लगा रहा है मिल यहाँ पर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से सब्सिडी है, सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि प्रोडक्शन नहीं है।
और किसान अब प्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मिल नहीं है, नहीं है। किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और किसान से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको तो घर चलाना अपना, उसको पेट भरना पेट है। भरना अपना। तो आपको एज ए गवर्नमेंट आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इसमें हमने कहा भी था कि भाई आप पायलट प्रोजेक्ट में एक मिल आप हमको सीतामढ़ी में ही दीजिए, आप 3 साल का समय लीजिए, 3 साल में आप देखिए कि सीतामढ़ी में कितना ज़्यादा जो है सो ऑटोमेटिक, क्योंकि किसान को अगर मालूम हो गया, आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस सब हो गए हैं। हाँ सब हो गए। हाँ तो डायबिटीज़ वाले मरीज को मालूम है कि चावल हमको नहीं खाना है, वो चावल नहीं खा रहे हैं, कोदो का चावल खा सकते हैं। तो वही चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, 200 वो खरीद रहे हैं। तो किसान को मालूम हो जाएगा कि भाई जो है सो यहाँ मिल बैठा हुआ है, वो कोदो उगाएगा आकर के यहाँ पर बेचेगा, मतलब हमसे चावल बनवा लिया, चावल बेच लिया। सही बात। पब्लिक को भी, अर्बन पॉपुलेशन को मालूम हो गया कि भाई अब यहाँ पर चावल मिलना शुरू हो गया, वो भी आकर के वो कहे ऑनलाइन में खरीदने जाएगा, सही बात, सस्ता पड़ेगा। और फिर और भी अगर देखा जाए तो और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ से बन सकती है। बहुत से एंटरप्रेन्योर खड़े हो जाएंगे जो कि अपना पैकिंग करके वही ऑनलाइन बेचना शुरू कर देंगे। तो ये एक चेन है ना, ये तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं। और जब भी कहीं भी स्टार्ट हुआ है तो पहला इनिशिएटिव सोशल ढंग से, या तो क्राउड फंडिंग हो चाहे गवर्नमेंट फंडिंग हो, इसी से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर उसके अंदर घुसते हैं। सही बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्टार्टअप वगैरह के बारे में सक्सेस रेट्स वगैरह इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर तो नहीं है। और ऊपर से बिहार में स्टार्टअप करना, कुछ भी स्टार्ट करना, वहाँ तो फिर अलग। मतलब आपको क्या लगता है चैलेंज आपके वाले इस वाले काम में क्या क्या चैलेंज आया? कि इस वाले काम में देखिए कोई बहुत चैलेंजेस नहीं है। जैसे मैंगो की बात अगर हम करते हैं तो मैंगो चूँकि 1 महीना का बिजनेस है, तो 1 महीना के लिए और पूरा प्रोसेसिंग प्लांट अगर बैठाते हैं, इंटीग्रेटेड पैक हाउस बैठाते हैं, तो वो करीब 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा। सिर्फ मशीनरी की बात करते हैं, बिल्डिंग उसमें नहीं शामिल है। अच्छा। बिल्डिंग लेकर के अगर फुल प्रोजेक्ट चलाइएगा तो 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। सिर्फ पैकिंग और शिपिंग वगैरह सब? मतलब उसमें क्या है, मैंगो का जो तरीका है जो सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपोर्ट में भी सब जगह भी, कि पहले मैंगो को तोड़ करके मैंगो को पहले वॉशिंग किया जाता है। अच्छा। मैंगो क्या है कि मैंगो को तोड़ करके मैंगो के ऊपर जितना धूल वगैरह है उसको वॉश किया जाता है। मैंगो के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट भी कभी कभी आ जाता है। हाँ। तो वो सबको पहले वॉश किया जाता है। उसके बाद उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा। उसको 51 डिग्री टेम्परेचर पर मैंगो को कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए रखा जाता है, जिससे कि मैंगो के अंदर अगर कोई इंसेक्ट अपना एग या लार्वा दे दिया है तो वो मर जाए। अच्छा। तो वो आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद फिर जो है सो उसको बबल वाशर से पूरा साफ करके फिर उसको कूल किया जाता है। अच्छा। उसको 0 डिग्री पर ले जा करके ठंडे पानी में उसको मैंगो को कूल करते हैं। अब मैंगो पूरा स्टेबल कर गया। अब उसके बाद भी अगर कोई प्रिक रह गया, कोई छेद रह गया है या कोई स्पॉट बच गया है तो उसमें वैक्स कोटिंग किया जाता है। अच्छा। मैंगो जब आप देखिएगा दिल्ली वगैरह में पूरा चमकता हुआ सुंदर सा लगता है, प्लास्टिक का मैंगो है। तो वैक्स कोटिंग किया जाता है, फूड ग्रेड वैक्स से उसकी कोटिंग की जाती है। वहीं पर मैंगो को सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया जाता है। अच्छा। आप जब भी ठेला पर या किसी भी दुकान में देखिएगा तो एक साइज का मैंगो मिलेगा। हाँ, एक ही साइज का मिलता है। हाँ। बड़ा है तो बड़ा ही है, मीडियम है तो मीडियम ही है, और अगर अलग साइज का होता है तो फिर अलग जगह पड़ता है। तो उसके लिए मैनुअली संभव नहीं है, तो वो मशीन है। अच्छा। वो वेट सॉर्टिंग मशीन है। वो करीब 22 लाख रुपए का वो मशीन पड़ता है अकेला, वेट सॉर्टिंग वाला। तो ये टोटल प्रोजेक्ट अगर आप बात कीजिएगा तो ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 1.5 करोड़ रुपया का है। 1.5 से 2 करोड़ रुपया में फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट है। तो 2 करोड़ रुपया कोई आदमी इन्वेस्टर लगावेगा 1 महीना के लिए, सिर्फ 1 महीना में जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिर्फ। तो उसके साथ क्या है कि हमको वेजिटेबल को इनबिल्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बेसिक चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। हाँ है, मतलब दरभंगा में है, पटना में है, नहीं कहीं से भी उस लेवल का नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाता है। एयरपोर्ट का मतलब क्या है कि जब तक इंटरनेशनल नहीं फ्लाइट गया तो उस एयरपोर्ट का कोई पर्पस नहीं है। आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और शायद जो गया में भी है उसमें भी मतलब एक्सपोर्ट वाला फ्लाइट नहीं जाता है। अभी बाहर नहीं जा रहा है। तो अभी 2 चीज़ जरूरत पड़ती है, एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो वो तो यहाँ पर जो है बिहार गवर्नमेंट में, बिहार मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्लांट प्रोटेक्शन जेडीए को वो पावर आ गया, वो सर्टिफिकेट इशू करने का, सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर वर्ल्ड के सब पोर्ट पर चला गया। अच्छा। तो वो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि फ्लाइट नहीं है, तो अब यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि परवल भेजेंगे आम के बाद, फिर हम कहाँ जाएँ? अब हमको फिर बनारस सबसे नज़दीक जाएंगे तो बनारस जाना पड़ेगा, या दिल्ली जाएँ।
दिल्ली जाना पड़ेगा, लखनऊ भी है बीच में पर। हाँ, फिर लखनऊ जाएँ, फिर दिल्ली जाएँ। तो ये प्रॉब्लम जो है, तो जितना जगह जाएंगे उतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। बढ़ता चला गया। तो ये सब बेसिक जो ग्राउंड चैलेंजेज है, जिस कारण से कोई भी इन्वेस्टर इस पर नहीं कोई आ रहा है। नहीं आ रहा है। मैंगो में तो एक पिक्यूलियर आपका वैरायटी है, तो उसका आप प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। लेकिन जब आप परवल बैगन में बात करेंगे, भिंडी में बात करेंगे, तो वहाँ तो कोई अलग वैरायटी आपके पास है नहीं। नहीं नहीं, परवल परवल है, परवल है। तो आपको मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा। बम्बई आम के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमारा बम्बई आम ये 2000 रुपये किलो चलेगा, वो एक माना जा सकता है, उसका टेस्ट अलग है। तो वो जो मशीन जो बिठाया जाएगा, तो वो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि बाद में बाकी सब्जियों के लिए, बाकी सारी चीज़ों हाँ, के लिए वो सब्जी के लिए भी यूज होने लगे। हाँ, तब जाके उसका मतलब जो पूरे फुल साल भर चलेगा। साल भर चलेगा। नहीं तो 1 महीना चला के तो वैसे भी कोई फायदा है नहीं। अगले 2 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए और 1 महीना के लिए इन्वेस्ट कीजिए, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो यूपी वगैरह में जो भी काम चल रहा है, यूपी में इस पर बहुत काम हुआ, वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैक हाउस बन गया। एयरपोर्ट भी ज़्यादा है, तो तुरंत 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के रेंज में उनको एयरपोर्ट मिल जा रहा है। तो वो तुरंत क्या कर रहे हैं, वहाँ सब्जी बहुत वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आम में आम किए और उसके बाद वो सब्जी में लग गए। तो थ्रू आउट द ईयर थोड़ा सा हम अटैचमेंट में चेंजेस कर दिए, तो हमारा एक ही यूनिट दोनों काम कर सकता है, करने लगा। हल्का फुल्का का चेंजेस के बाद कुछ लाख के अंतर में हमारा दोनों चीज़ काम करने लगा। वही है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब किसी बिजनेसमैन को या किसी को इन्वेस्टर को दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसको लग रहा है कि अगर हम 2 करोड़ का प्लांट बिठा भी दिए तो ट्रांसपोर्टेशन में ही बाकी सारा मेरा कॉस्ट आ जाएगा, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे। अब इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेने की ज़रूरत है कि आप बना के दीजिए। तो फिर क्या है, कोई भी आदमी उसको चला रहा है, तो उसको तो 2 करोड़ रुपया नहीं खर्च हुआ। अब वो चला रहा है, कुछ दिन उसको चलाने के लिए दीजिए कि भाई तुम चलाओ और अच्छा से चलाओ। सही बात। तो फिर वो अलग अलग नया नया चैलेंजेस लेगा और एक्सपेरिमेंट करता जाएगा। तो भाई उसको इधर चूंकि पैसा नहीं लगा हुआ है, तो वो पैसा वो ट्रांसपोर्टेशन में लगा देगा। ट्रांसपोर्टेशन में, सही बात। हमको अगर यहाँ पर बिल्डिंग बनाने में पैसा नहीं लगा है, हमको मशीनरी बैठाने में पैसा नहीं लगा, तो उस पैसा से हम बनारस पहुँचा देंगे, वहाँ से दुबई भेज देंगे। तो अल्टीमेट यही चीज़ जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कल हो करके हमारे यहाँ भी फ्लाइट सब इंटरनेशनल चलने लगेगी, तो फिर आप को की ज़रूरत ही खत्म हो गई। फिर तो इन्वेस्टर स्वयं आएंगे, अपना अपना मशीन बैठा लेंगे। सही बात। काम इस पर चल रही है। अब जिस लेवल पर जब भी हो जाए तो चल रही है। अभी मतलब वही है कि एक ना लिमिटेड सेगमेंट, एक लिमिटेड किसी एक कैटेगरी को पकड़ के इंसान धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर सकता है। मैंगो का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये मैंगो इकोनॉमी आप बना सकते हैं बिहार में। कोई भी आपके पास लैंड माइन नहीं है, कोई माइंस नहीं है, हमारे पास झारखंड अलग हो गया, इंडस्ट्रीज नहीं है, हम मैंगो को ही इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। ये आपने बताया था मुझे, मैंगो लेदर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि मैंगो हमारा क्या है कि उसका कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। जब भी हमारा छोटा सा टिकोला गिरता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर का रिसर्च है, पेटेंट है उनका, वो क्या करते हैं कि वो छोटा टिकोला और बड़ा आम गिरा दोनों को मिक्स करके वो मैंगो बार बना लेते हैं, जो खट्टा मीठा दोनों होता है। वो जो है सो मात्र 80,000 रुपया के ट्रेनिंग कॉस्ट पर वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और आपको राइट देते हैं कि आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो टिकोला से आम गिरना शुरू हुआ, उस वक्त से होना शुरू हो जाएगा। प्लस मैंगो बार की बात छोड़ दीजिए, आप आमचूर पाउडर हर एक घर में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ हम कर लिए। उसके बाद होकर के आम मेरा तैयार हो गया। आम तैयार हो गया तो जो मेरा अच्छा बड़ा साइज का आम है उसको हम अपना एक्सपोर्ट कर दिए, डोमेस्टिक कर दें, इंटरनेशनल कर दें, जहाँ भी करना है उसको कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड का जो आम है उसको पल्प बना के बेच लिए। पल्प का मार्केट है। उसके बाद एक बहुत वियर्ड मार्केट है उसका भी, जो अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल अगर कोई बेच रहा है कि 60% 70% उसमें सच में पल्प है या आम है, तो उसका कॉस्ट 200-250 रुपये बॉटल 1 लीटर का बेचता है वो लोग। वो मार्केट हो गया। उसके बाद आप पल्प भी छोड़ दीजिए, अभी जो है सो वेगन जो अब नया कॉन्सेप्ट, वेगन जो नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है, उसमें क्या है कि वो लोग लेदर का पर्स बेल्ट ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो उनके लिए मैंगो लेदर एक अल्टरनेटिव है। मैंगो लेदर से अगर वो चीज़ हम बिहार में एटलीस्ट तक हम ले आते हैं कि हमारे यहाँ आम की कमी नहीं है, आम के बगीचे की कमी हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर हम उसको ले आते हैं, उस टेक्निक को ले आकर के उस मशीनरी को बैठा लेते हैं, तो यहाँ लेदर बनाएं और लेदर बना करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। तो हमारा उसके बाद जो सब्जी बच गया, गुठली बच गया, गुठली से के अंदर जो लेयर बना हुआ है उससे आप जो है सो मैंगो फ्लोर बना लेंगे।
और जो अंत में जो सब वेस्टेज बच जाएगा उस वेस्टेज से आप जो है सो वर्मी कंपोस्ट बना लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़ का वेस्टेज तो आम में कुछ है ही नहीं। नहीं, पूरा फ्लो है, एक पूरा प्रॉपर साइकिल है, सब पूरा साइकिल है और हर एक से आपको जो है सो कुछ ना कुछ रिटर्न मिल ही जाता है। मिल रहा है। और जो भी चीज़ बिकेगा उसका जीएसटी आएगा, तो जीएसटी तो खैर गवर्नमेंट को ही फायदा गवर्नमेंट को फायदा होगा। हाँ, 18% तो गवर्नमेंट ले ही रही है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आम अगर सीधे आम अगर हम बेच देते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम पल्प बना देंगे, उसको आमचूर पाउडर बना देंगे, तो वहाँ सरकार को फायदा हो गया, जीएसटी हो गया। तो जब जीएसटी हो गया तो बिहार गवर्नमेंट को फायदा हुआ ना, तो हमको तो ध्यान उस पर देना चाहिए कि उसका फिनिश प्रोडक्ट कैसे बन जाए। तो एक मतलब इस चीज़ से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हट के क्वेश्चन कि जैसे गवर्नमेंट अभी बिहार में जो है मतलब काफ़ी टाइम से एक वेल एस्टैब्लिश जो उसको कहते हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली, एक इनोवेशन को प्रमोट करने वाली, या फिर क्या कह ले उसको, कि जो होता है ना बढ़ते हुए इकोनॉमी को जो दिशा देते हैं, वैसे टाइप की गवर्नमेंट नहीं है अभी यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है तो ये इन सारी चीज़ों को इनकलकेट करेगी या फिर किसी नए प्लेयर को आना चाहिए फील्ड में? काम चल रहा है और लोग कर ही रहे हैं, इस पर कर रहे हैं। यहाँ आप सेफ खेल गए। चलिए, सही बात है। हाँ, ये तो है, काम तो धीरे धीरे चल ही रहा है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। बिहार का जो सिस्टम है वहाँ तो कल ही होगा, आज तो नहीं होगा। अब क्या है ना कि भाई आप कुछ नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो बैठे ही हुए हैं ना। सही बात। अब बिहार के लोग जो बाहर बैठे हैं वो तो आम खरीद ही लेंगे। आम तो खरीद लेंगे, सही बात। तो वो तो भाई ऐसे भी हम लोग बेच लेंगे। हाँ, इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और थोड़ा सा फास्ट भागते तो पैर में पत्थर बंधा हुआ है, थोड़ा स्लो भागेंगे। ये मतलब एक बॉक्स आपका आम का 4 किलो का जाता है? हाँ, 4 किलो का मेरा बॉक्स है, 5 केजी वजन हो जाता है टोटल। ओके, 1 केजी हम पैकिंग मटेरियल हाँ, वो ऊपर से वगैरह का डाल रखते चीज़ें हैं, डालते हैं। तो 5 किलो का पैकिंग होता है। आम उसमें एक्चुअली 4 किलो जाता है। क्या कॉस्ट रहता है 4 किलो का? 4 किलो का इस साल हमने जो है सो 1499 रुपये का MRP रखा हुआ था। अच्छा। उसमें अलग अलग डिस्काउंट था कि भाई आप जो है सो एक बॉक्स लेंगे तो 10% था। अच्छा। ये दो बॉक्स लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट हम दे रहे थे। अच्छा। इस टाइप से उसको जो है सो हम लोग प्रमोट कर रहे थे। और हमारे पास रिपीट कस्टमर। तो फार्मर्स जैसे आपके साथ जो जुड़े हुए हैं तो उनको क्या रेट मिलता है और मार्केट में क्या रेट मिलता है? मार्केट में फार्मर्स जो है सो इस साल की अगर बात करते हैं तो इस साल बाज़ार में मतलब खेत पर जो आम बिक रहा था 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये तक आम बिक रहा था। अच्छा। किसानों का। हाँ, तो व्यापारी जो खेत पे आके लेके व्यापारी जो खेत पर आके ले जा रहे थे, हमने उस टाइम में किसानों को जो है सो 60 रुपये हमने फार्म गेट पर दिया, उनको दिया। अच्छा। 60 रुपया हमने वहाँ दिया, कहीं ना कहीं ट्रिपल रेट दिया आपने। हाँ। अब वहाँ से 20 रुपया हम रखे कि मेरा जो लेबर गया, और प्लस जो है सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे दरवाजे तक वो हमने 20 रुपया सब कुछ आपने किया रखा। तो आप मतलब ट्रांसपोर्ट करके पहले मंगवाते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, फिर यहाँ से पहले एक जगह हमारा जो पैकिंग का सेंटर है, हम अपने सेंटर पर मंगाते हैं, तो हमारा सेंटर पहुँचते पहुँचते वो 80 रुपये का हो जाता है, वो आम हो गया। अच्छा। 4 किलो का आम हो गया तो 8 चौक 32, 320 रुपये का वो पैकेट मेरा आम हो गया। अच्छा। 100 रुपया हम पैकिंग चार्ज रखते हैं, मतलब बक्सा हमारा और मटेरियल सब मिला कर। और लोग कितने पैकिंग में इन्वॉल्व हैं? पैकिंग में हमारे पास करीब करीब जो है सो 7 से 8 लेबर। हाँ, 7 से 8 लोग हैं। लेबर रहते हैं जो कि इनका काम थ्रू आउट पैकिंग करना होता है। पैकिंग करने का ही है। वो आम तोड़ने का लेबर अलग होता है। अच्छा। हाँ, तो वो जो पैकिंग करते हैं तो करीब 100 रुपया हमारा पैकिंग का चार्ज है, खर्च आ जाता है। हाँ। तो बॉक्स बनवाना, उसमें जो चीज़ डालते हैं, पेपर कटिंग्स वगैरह जो भी है, सब कुछ करते करते वो 100 रुपया का करीब करीब तो 320 और 100 420 रुपया हमारा जो है सो ये हो गया। ऑन एवरेज हमारा 700 से 800 रुपया जो है सो हमारा कुरियर चार्ज लग जाता है। ठीक है। तो 700 रुपया कुरियर चार्ज लग जाता। मतलब क्या परसेंटेज लेता है वजन के हिसाब से? नहीं, वजन के हिसाब से लेता है और वो जोन वाइज बांटे हुए हैं। अच्छा। और उसके साथ क्या है ना कि बिहार से अगर आप भेज रहे हैं तो वो महंगा है, वह यूपी से भेजेंगे तो सस्ता है। हाँ, यहाँ से मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन ही लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे वही आ जाता है, क्योंकि बिहार में उसने अलग से कुछ चार्जेस रख लिया हुआ है कि बिहार और इससे भेजते हैं, अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भेजते हैं तो एडिशनल कॉस्टिंग वो लगाता है। तो ये सब मिलाकर के 700 से 800 रुपया पर पैकेट ऑन एन एवरेज मेरा जो है सो। और ये चीज़ मतलब चेंज हो सकती है अगर जो पटना वाला जयप्रकाश नारायण अगर वो बढ़िया से बन जाए एयरपोर्ट, तो ये चीज़ बहुत तरह की चीज़ है, जैसे कि वो एयरपोर्ट बन जाए, चाहे रेफ्रिजरेटेड वैन की बात भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने नाबार्ड को भी कहा था कि सर बहुत से बैंक हैं, किसी से आप ग्रांट के तौर पर दिलवा दीजिए। जैसे अभी लीची एसोसिएशन को, मुजफ्फरपुर में लीची एसोसिएशन को यूनियन बैंक ने एक गिफ्ट किया है। अच्छा। रेफ्रिजरेटेड वैन। अच्छा। तो उस तरह से हम लोग भी। तो आपका सिर्फ अभी मैंगो लीची पे नहीं है? अभी लीची पे हमारा काम नहीं है, लीची और सेंसिटिव प्रोडक्ट। अच्छा, और सेंसिटिव हो गया लीची और सेंसिटिव प्रोडक्ट। मतलब लीची जैसे अभी हमको याद है, जैसे अभी पिछले बार जो लीची अभी 2 महीने 3 महीने पहले जो खरीद के दिल्ली के अंदर ले रहे थे, तो वहाँ पे ना 100 रुपये 150 रुपये किलो बिक रहा था लीची, किलो।
जी। हम लोग यहाँ काउंटिंग से बिकता है ना, 100 रुपये में गुच्छा ऐसे टाइप, 100 रुपये में 120 में 100 ऐसे मिलता है, या ज़्यादा महंगा होगा तो 100 में 50 ऐसे टाइप मिलता है। और वहाँ 100 रुपये में किलो में कितना 25 से 30 लीची होता था मैक्स टू मैक्स, है ना। तो वो चीज़ आपको लगता है कि अगर यहाँ से अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो तो चीज़ चेंज हो सकती है? हाँ, क्योंकि देखिए लीची में क्या है ना कि लीची बहुत नाजुक प्रोडक्ट है। हाँ, और एक चीज़ और बहुत वियर्ड वहाँ पे पता लगा, मतलब जो वहाँ पे जो लोग बेचते हैं उन लोगों से बात करने में पता लगा कि लीची का जो इंपोर्ट वहाँ हो रहा है ना, वहाँ जो जा रही है लीची एक्सपोर्ट हो रहा है, वो ज़्यादातर यूपी से आ रही है। वो मतलब बिहार वाली लीची नहीं पहुँचती है वहाँ तक, यूपी वाली लीची है जो वहाँ पहुँच रही है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए इतना फेमस है, फिर भी लोग यहाँ का लीची वहाँ नहीं पहुँच रहा है। अब वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि लीची में क्या है कि अगर अभी आप तोड़ रहे हैं, रात लीची मॉर्निंग में टूटता है, मॉर्निंग में 4 बजे से लीची तोड़ना शुरू किया, 6-7 बजे तक लीची तोड़ लिया, पैकिंग कर लिया, वहीं पर पैकिंग कर लिया, वहीं पे हाँ, वहीं पैकिंग कर लिया। उसी वक्त उसको अगर हम कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन में डाल दिए तो लीची चला जाएगा कहीं भी ठंडे में, करीब 20 डिग्री भी टेम्परेचर 22 डिग्री मेंटेन कर लेंगे, लीची चला जाएगा। लीची अगर थोड़ा वैसे भी आप देखिए लीची को ले आइएगा घर में रख दीजिएगा, या दिन भर सिर्फ गाड़ी में ही रख दीजिए, पूरा स्किन उसका लाल हो जाएगा, खराब हो जाता है, तो उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है, थोड़ा सा वो हो जाता है। इसके लिए उसके लिए कोल्ड चेन एकदम मस्ट है, बिना कोल्ड चेन के लीची नहीं हो पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, इसीलिए आप अभी लीची पे फोकस नहीं कर रहे हैं? लीची पर बिना कोल्ड चेन के लीची पे फोकस करना, हमारे बहुत से कस्टमर मांगते हैं। 2-3 कस्टमर को ही हमने लीची भेजा, अच्छा, एकदम स्पेसिफिक कि भाई जो है सो, और आज दिया तो उसको मतलब यहाँ से हम पटना जा करके उसको लीची दिए, ब्लू डार्ट को एकदम एयरपोर्ट पर लीची दिए कि भाई ये लीची पकड़िए, लेके जाइए। और वो फ्लाइट से लेके गया और उसको सीधे दिल्ली में जा करके उतार करके 1-2 लीची तो हमारा सेम डे डिलीवर कराया। अच्छा, तो उतना प्रिकॉशन लीची में आपको करना पड़ेगा। तो कस्टमर चूँकि तैयार थे कॉस्ट बियर करने के लिए, तो यहाँ जो है सो हमारे गाड़ी से एसी में चला करके उसको पटना एयरपोर्ट तक ले गए और वहाँ जा करके लीची दिया कि भाई अब इस फ्लाइट से जाओ और उसको तुरंत डिलीवर करो। उसके पास सुविधा सब है, लेकिन क्या है कि हमारे पास उतना वॉल्यूम होना चाहिए। सही बात है। और सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेटेड वैन है, आप लीची यहाँ लोड कीजिए, आप जा करके वहाँ पर बॉम्बे में, दिल्ली है, बंगलोर है, जहाँ भी है, आज के डेट में तो इतना अच्छा व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से हो गई कि एक्सप्रेसवे सब तमाम बन गया है, इसलिए अब जाने आने का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं रह गया है। तो अब फ्लाइट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। दिल्ली अगर भेजना हो, रेफ्रिजरेटेड वैन में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जस्ट कि मतलब इन्वेस्टमेंट वाली बात। इन्वेस्टमेंट, एक रेफ्रिजरेटेड वैन का दाम करीब 22 से 26 लाख रुपये पड़ता है। तो 26 लाख रुपया तो आपका एट ए टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना। बिल्कुल, टोटल चीज़ आता है जाकर के अंत में इन्वेस्टमेंट आकर के टिक जाता है। नहीं, सही बात। तो इस इन्वेस्टमेंट में हाँ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है, नो डाउट, लेकिन सब्सिडी निकालने की प्रक्रिया है, फिर आप उतना लेंगे, वो बैंक लोन, बैंक इंडेड सब्सिडी है, आप 26 लाख रुपया लोन लेंगे, अभी उतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर इस पर आने में टाइम लगेगा, डर लगता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो, चाहे कोई सोशल फंडिंग हो, क्राउड फंडिंग हो, जिससे कि जगह जगह लोग ले लिए तो धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो करेगा। और जब ग्रो करने लगेगा उसके बाद देखने लगेगा कि भाई अगर सीतामढ़ी से रोज़ दिन 1 ट्रक लीची जा रहा है, मुजफ्फरपुर से 1 ट्रक लीची जा रहा है, तो दूसरा तीसरा भी आदमी ट्राई करने लगेगा, उसमें सेम चीज़ को आने लग जाएगा, उसमें आने लगेगा और वो चीज़ बढ़ने लगेगा। तो आपने जो है मतलब एग्रीकल्चर के अलावा MBA भी किया आपने जी। तो MBA क्या स्पेशलाइजेशन क्या था? हमारा HR था उस टाइम में, तो ये आइडिया नहीं था कि हम इसका हम शुरू करेंगे। तो HR था। तो अभी मतलब लेट सपोज कि अगर ये नहीं होता तो अगर कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना होता आपको बिहार में, तो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किए होते? नहीं, हम तो कभी भी करते हैं तो एग्रीकल्चर का ही करते हैं। एग्रीकल्चर से ही करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से हैं आप तो। एग्रीकल्चर फील्ड से हैं और बिहार में एग्रीकल्चर का ही स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्कोप है बिहार में। लोग मतलब उसको छोटे में लेते हैं पर काफ़ी स्कोप है। एग्रीकल्चर का स्कोप तो यहाँ पर जो भी चीज़ बिहार में इंडस्ट्रीज बैठ रही है, जैसे इथेनॉल प्लांट बैठ रहा है, वो भी एग्रीकल्चर से ही, मक्का से निकल रहा है। हाँ, मेज से निकलेगा। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं यहाँ पर, हमारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड ही यहाँ पे कुछ बना सकते हैं ना। पूरी इकोनॉमी, वैसे इंडिया की भी इकोनॉमी कहते ही हैं कि पूरी, आपको दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अभी सपोज़ कीजिए कि आपका इसी इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, तो फिर कैसे डील कीजिएगा? हम तो ओपन रहते हैं, कोई भी आदमी हमसे समझना चाहता है, नो हाउ तो हम उसको देते हैं। मतलब जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटर आवेगा, जितना प्लेयर आवेंगे, उतना हमारा डेवलपमेंट होगा। हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बिहार के लिए अच्छा होगा। और जो आदमी क्वालिटी देगा वो मार्केट में टिका रहेगा। आज हम क्वालिटी दे रहे हैं तो हम टिके हुए हैं, कल हम क्वालिटी देना बंद कर देंगे, हम आउट हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर रहे चाहे नहीं रहे। तो आप अभी अपने आप को तो स्टार्टअप कंसीडर कर रहे होंगे, 3 साल पूरा नहीं हुआ ना?
हाँ, अभी हम मान रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्टअप के उस स्कीम में हम नहीं गए हो कि एक दिन पढ़े भी वेबसाइट पर इतना लंबा चौड़ा स्कीम था, हम कहे भाई इसी में खुश हैं। सही बात है। तो इन्वेस्टमेंट अभी आपके एंड से कुछ है इसमें, इन्वेस्टमेंट कुछ लगा है इसमें? नहीं, इसमें तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा पेरेंटल प्रॉपर्टी है, अच्छा, बस वही अपना लगाया हुआ आम है। हाँ। हमारा तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। वेबसाइट बनाने में जो थोड़ा बहुत कॉस्ट जो थोड़ा बहुत तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ देखिएगा वो सब कोई भी प्रोफेशनल से हमने नहीं बनवाया है। अच्छा। टोटल हमने लोकल ही एक्सप्लोर किया। जैसे हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, उनका लड़का जो है सो वेबसाइट बना दिया हमारा। अच्छा। जितना हमारे कार्ड का डिज़ाइन है या जितना सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट वगैरह चलता है वो सब हमारे लड़के और हमारे मतलब फ्रेंड सर्किल में ही लोग उसको सब डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मेरा अकेला का ये प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें करीब करीब आपको 100 से ऊपर आदमी मतलब इन्वॉल्व हैं। वो लगे रहते हैं। आम का जैसे सीजन आने लगता है वो सब आदमी अपने अपने फ्रंट से आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिनको कि कोई पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं। सही बात। ओके, हर एक का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमारे प्रोडक्ट को मतलब कि बिहार को के प्रोडक्ट को वहाँ अपना खेत की बात नहीं हो रही है, बिहार को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। क्योंकि किसी को भी आम जाता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखाता है, देखो बिहार से ये आम आया है। दिल्ली में आम जा रहा है, बंगलोर में आ जा रहा है, जहाँ भी आम जा रहा है तो वो सबसे पहले गर्व से अपने दोस्त को एक आम जरूर खिलाता है और हमारा डब्बा दिखाता है, क्योंकि वो यहाँ पर ये प्रूफ कर रहा है, कराने की कोशिश करता है कि देखो बिहार में भी ये चीज़ें हो रही ये चीज़ हो रही है। बहुत बड़ी बात। तो हम वहाँ बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात। तो यहाँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसे कि भाई बिहार को रिप्रेजेंट करना है, हमारा भी स्टेट है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही आम होता है, गुजरात में आम होता है, वो बात नहीं है। हमारे यहाँ भी आम होता है। हम लोग सोशल एक्टिविटी है, लोग आपस में ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सारा कुछ हो जाता है। तो एक कोई मतलब एक सजेशन आप यूथ को अगर दे सके जो हमारी एज के हैं, बाहर रह रहे हैं या फिर कुछ भी प्लान कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप करने का, तो कुछ भी विज़न है उनका, तो वो सोच रहे होंगे शायद बाहर करें, बिहार में शायद ना करना चाहते हो क्योंकि बाहर का इंडस्ट्री वेल एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो एक कोई अगर आप सजेशन दे सके बिहार के यूथ को कि अगर कुछ भी कर सके वो बिहार के लिए, तो क्या 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 बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ भी शुरू करें, इसमें उनको कोई समस्या नहीं होगी। एग्रीकल्चर हो कि हर एक यूथ का सर्किल है, उनका घर है या उनके फ्रेंड सर्किल है, इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और सिर्फ अगर हम बिहारी कम्युनिटी पर भी कंसंट्रेट करते हैं तो भी इतना बड़ा मार्केट है कि उसी को फुलफिल करने में आप जो है सो किसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का टक्कर में आ जाइए, पहुंच जाइएगा। सही बात है। आप दूसरे स्टेट को देखते हैं कि वो अपने स्टेट के ब्रांड को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आजकल ये चीज़ धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये चीज़ हम में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बाहर जाइएगा तो जो गुपचुप वाला बिहार का है तो कोशिश करते चलो उसी के यहाँ खा लेते हैं। सही बात है। तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि नहीं मिल रहा है कि वो बाकी लोग पुदीना मिला के देगा, ये वाला अपना इमली वाले में खिलाएगा। तो कुछ ना कुछ है सिंपैथी कि भाई तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। 13 करोड़ 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, जिसमें से कम 14 लाख तो अच्छे पोस्ट पर होंगे ही बाहर में। तो अभी मतलब लोग जो ऑर्डर करते हैं तो सीधा वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं ना? हाँ, हमारा वेबसाइट है और व्हाट्सएप मार्केटिंग पर हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि जो हमने देखा कि लोग जो बिहार के लोग हैं वो थोड़ा सा बात करना पसंद करते हैं, इमोशनल टच चाहिए सबको। हाँ, तो वो व्हाट्सएप से जो, इसलिए हमने उसको पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं किया। अच्छा, हाँ। जानबूझ करके थोड़ा हमको मेहनत पड़ता है, लेकिन वो पर्सनल मैसेज हम देना उनको शुरू करते हैं, इसलिए लेट मैसेज भी जाता है। कभी कभी लेट मैसेज भी जाता है कि ऑटोमेशन होगा तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, नहीं, सही बात है। वो एक पर्सनल टच जाता है ना, तो लगता है कि हाँ मतलब ठीक है भाई। हाँ, उनसे कांटेक्ट होता है और बातचीत होते होते जो हमारे ओल्ड कस्टमर हो गए उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधे अपना जो है सो। अच्छा, एक चीज़, ये जो यूथ है हमारी बिहार की नहीं, इन जनरल अभी इंडिया की बात करते हैं, तो लास्टली अगर वो चाहते हैं ना कि एक वेल सेटल्ड एक अच्छी लाइफ जीना, या फिर क्या कहते हैं उसको, एक डेवलप्ड या फिर एक नाम बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे टाइप के लोग मैक्सिमम टाइप फॉरेन में जाके सेटल होते हैं, है ना? इंडिया से शायद बहुत 2-4 ही ऐसे नाम होंगे जो जिन्होंने इंडिया में रह के नाम बनाया। बाकी लोग ऐसे इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर फॉरेन में जाके सेटल हुए, वहाँ जाके नाम बनाया, वहाँ सब कुछ किया, तो ऐसा कुछ है। तो उस मेंटेलिटी को, उस चीज़ को कैसे चेंज किया जा सकता है यहाँ पे? कोई आप बता सकते हैं इसके लिए? वो उसमें 100% यूथ का गलती नहीं है, उसमें उनके गार्जियन की भी गलती है। अच्छा, कि शुरू से ही जैसे करीब जितने बिहार के लोग हैं सबको करीब खेत है, तो एक टेंडेंसी लोग की चल गई कि नहीं भाई अपने बच्चे को हम मिट्टी में नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो शुरू से आप उसको एग्रीकल्चर से दूर कर दिए। इसका सबसे बड़ा आपने एग्जाम्पल देख लिया कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में जो भी आदमी खेती से जुड़ा हुआ था वो सबसे सुखी था।
सही और आपके बैंक में करोड़ रुपया बैलेंस है और आप भूखे मर रहे थे। सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको चेंज करना चाहिए। और जो लाइफ स्टाइल, जितना रिच लाइफ हम लोग इंडिया में स्पेंड कर लेते हैं, वो कभी भी आप बाहर में स्पेंड नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाते। ये संभव नहीं है। आप बाहर में कमाने के लिए वो आ रहा है ना, वेस्टर्न जो थोड़ा सा नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ भी आ रहा है। दिल्ली मुंबई साइड में देखिएगा, लोग ना काफ़ी आइसोलेटेड हैं। अगर हम इस रूम में रह रहे हैं, मेरे बाजू में कोई बंदा रह रहा है, हो सकता है हम उसको जानते भी नहीं है। हाँ, ये कभी उससे मिले भी नहीं है। ये चीज़ हो रहा है। तो इसका असर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आज के डेट में सुसाइडल क्यों बढ़ रहा है? किसी के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। तो आपके पास तो बात करने के लिए आदमी नहीं है। अब भारत पर आप आदमी खोजिएगा बात करने के लिए, जापान में लोग खोज रहा है। हो रहा है। तो ये स्थिति इंडिया में। तो आपको लाइफ स्टाइल अच्छा बनाने के लिए आप फॉरेन चले जाते हैं और आपके फादर मदर कहते हैं कि नहीं, शादी करने के लिए बिहार में आओ। तो फिर जब जो बिहार से ही में ही शादी करना है, सब कुछ करना है, तो हम क्यों नहीं कमाने के लिए आप कहीं भी जाएं? वो कमाना है। लेकिन आ करके चिड़िया कहीं भी उड़ के जाता है, सामने अपने घोंसला में आता है। सही। तो आप कमा करके फिर आकर के इंडिया में किसी भी शहर में सेटल कर गए, तो आपका लाइफ स्टाइल उसी पैसे में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप ये मान के, हम तो बार बार ये बोलते हैं कि हम नरक के राजा हैं। स्वर्ग के पर्दा आप बनिए, उससे अच्छा नरक के राजा रहिए। आप तो राजा है ना। सही बात है। यहाँ तो राजा हैं आप राजा हैं। पर्दा होता है। आपको कितना भी सुविधा हो गया तो आप तो गुलाम ही रहेंगे ना। पर एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तो कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कारण तो है, क्योंकि अगर वही अपॉर्चुनिटी अगर बिहार में मिल जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिहार में बढ़ ही रही है अब धीरे धीरे। अब पहले वाली स्थिति नहीं है। रोड पर बहुत सुधार हुआ, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे अब आ रहा है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। फ्लाइट से आप 2 घंटा में दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। इसलिए अब कोई बहुत बड़ी बात आज के डेट में 12 से 14 घंटा में आप दिल्ली पहुंच जा रहे हैं बाई रोड। ट्रेन से ही पहुंच जा रहे हैं। तो इसलिए अब वो चीज़ नहीं रही और ये नहीं होता है। और ये कहते हैं कि अब सुविधा है तो गांव में भी अब केबल टीवी है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है। इसलिए वो दिमाग का वहम है। एक मेंटेलिटी का वो लास्ट में आ जाता है। वो एक वहम आपका है कि भाई जो है सो हमको यहाँ पर सुविधा नहीं है। वो सुविधा आपकी सब जगह है, उसमें कमी आपको अब नहीं है। वो दिमाग को आप चेंज करेंगे। कुछ लोग मतलब इसमें भी वकालत करने आ जाते हैं कि इंडिया में देखोगे टॉप इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग वर्ल्ड में 300 है, 400 है, ये है, वो है। कितने आदमी जाकर के हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं? हाँ, वो वाली बात भी है। फिर आप कितने आदमी हार्वर्ड में जाए कम्पीट करिएगा पढ़ने के लिए, उसके सब कोर्स में तो नहीं पढ़ना है ना। नहीं पढ़ सकते। हाँ, उसका जो टॉप कोर्स होगा उसी में पढ़ना है ना। तो टॉप कोर्स में पढ़ने के लिए तो सीट लिमिट है। सही बात है। सही बात है। हाँ, तो इसलिए सिर्फ हार्वर्ड से तुलना कीजिएगा, कैम्ब्रिज से तुलना कीजिएगा, तो फिर उसका सीट पर आइए। तो उस सीट पर आकर के उठा लीजिए कोई बात नहीं, उठा लीजिए, बतिया लेंगे। इसलिए वो कोई देखिए वो सब एक्सक्यूज है। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। हमारे फैमिली का ही एक एग्जांपल है। हमारे फैमिली में रिलेशन में एक लड़का है जो यहाँ मणिपाल से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। MIT। हाँ। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद वो कुछ दिन जॉब करने के बाद वो क्या किया है कि करीब 7-8 साल पहले की घटना है, वो अमेरिका गया MBA करने के लिए। अच्छा। उस टाइम में उसको जो है सो करीब 45 लाख जो है कॉस्ट लगा था। उनके फादर वगैरह एजुकेशन लोन लिए, पूरा घर प्रॉपर्टी सब कुछ रख करके उन्होंने लोन लिया। पढ़ाई खत्म हुआ, करीब उतना ही का पैकेज उसको मिल गया वहाँ पर डॉलर में। और क्या किया कि वो बच्चा आपको उसका प्रायोरिटी था कि हमको इंडिया आना है। अच्छा। तो आज के डेट में वो हैदराबाद में पोस्टिंग है उसकी। मतलब कि पोस्टिंग है, ज्वाइन किया अमेरिका में। और वहाँ से ये यहाँ आ गया, इंडिया इंचार्ज बन करके आ गया। वीकली फोर्टनाइटली वो जाता है अमेरिका, अपने ऑफिस में जाकर के रिपोर्टिंग करके सब कुछ चला आता है। काम खत्म हो गया। और उसने अपना पूरा लोन चुका दिया, सब कुछ कर दिया, वेल एस्टेब्लिश अपने फादर मदर के साथ रह रहा है। तो उससे अच्छा क्वालिटी लाइफ क्या कहिएगा? सही बात है। लास्ट में अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ाई करने का, क्या फ़ायदा है? अब आपके पिताजी जो है सो यहाँ पर वो बीमार पड़ रहे हैं और उनके इलाज के लिए आप सिर्फ पैसा भेज दे रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, फिजिकल नहीं आ रहा है। तो उनके हार्ट का सर्जरी होना है, तो उस वक्त में आपके होना से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि पिताजी के पास ही पैसा है। सही बात है। हाँ, तो उस टाइम में उसको चाहिए आदमी। तो आपके उस पैसा का और आपके क्वालिटी लाइफ का क्या मतलब है? क्या फायदा? हाँ। तो ये जो चीज़ है, तो जब भी अगर आप इन सोशल बात करेंगे, आजकल फॉरेन में भी लोग तो अब हमारे कल्चर को क्यों पसंद करना शुरू किए?
हमारे इंडियन कल्चर को तो इसलिए पसंद करना शुरू किए कि भाई यहाँ पर बाप बेटा बैठ करके बात करता है। ये चीज़ तो अमेरिका में नहीं है ना। आप वो वहाँ से एक क्या बोलते हैं, एक अमेरिकन है जो बिहार में मैरिड है, उसके भाई जो हैं जो यहाँ बिहार घूमने आए थे, तो पूरा बिहारी लैंग्वेज उन लोगों को आ गया था। तो वो लोग ना वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा ना बिहारी लैंग्वेज में, साला यहाँ कोई कल्चर ही नहीं है, कल्चर तो वहाँ है ही है वो। तो वो सारी चीज़। अब आप अपने पिताजी से बात नहीं कर पा रहे हैं, बाप बेटा से बात नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास अरबों रुपया है। हाँ, क्या फ़ायदा फिर उसका? उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। यही तो है जो मतलब थोड़ा सेट अपार्ट करता है हम लोगों को पूरे वर्ल्ड से। अगर फिर ये चीज़ भी खत्म ही हो गया यहाँ पे तो फिर हमारा लड़का है तो वो अभी ये पब्लिक हेल्थ में पीजी कर रहा है, वहीं से बी फार्मा किया था मणिपाल से। अच्छा। तो वो बताता है कि उसका दोस्त है, उसे वो फ़ोन करता है, कभी भी दिन में किसी भी टाइम में वो हमको फ़ोन कर लिया, हमसे बात हो गई, उसका दोस्त उसे आश्चर्य करता है। और उसे किसी दोस्त के फादर किसी कंपनी में सीईओ है, किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, तो पापा बोले हुए हैं कि संडे को इतना बजे फ़ोन करना। अब वो बेचारा उसका दोस्त इसको देख के फ्रस्ट्रेटेड है, पापा किसी मीटिंग में है तो भी फोन उठा करके कह देते हैं कि ऐसा 10 मिनट बात करते हैं। हाँ, और क्या। लेकिन ये कौन तरीका है कि यार टाइम फिक्स है, तो आपके पास पैसा बहुत भी हो तो फिर अंत में तो आपके पास वो चीज़ नहीं आता है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपके पास एक कल्चर होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए। फैमिली अगर नहीं है और उसके साथ आप लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो बैंक में बैठ के पैसा गिनने से तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हाँ, सही बात है। और कोई बात बताना हो आपको? कुछ भी, वैसे तो बहुत बात कर ली हम लोग। आप कुछ बताइए, कुछ बताइएगा? नहीं। बस खेती में यूथ को आना चाहिए, जुटना चाहिए। खेती में बहुत सा स्कोप है और बहुत सा अपॉर्चुनिटी है। खासतौर पर जो आजकल नया नया बिजनेस चला हुआ है, ऐसे बहुत से लोग आए भी हैं, कोल्ड चेन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब चीज़ के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो ये सब तरह का भी चीज़ है। आज वही है ना कि फार्मर भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, और जो इंजीनियर है तो वो तो चाहेगा कि हाँ भाई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, उसके बनस्पत अगर आप इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर अभी सब कुछ ड्राई है। तो यहाँ बढ़ने का स्कोप अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। कल होकर सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर उस टाइम पे नहीं रह पाएगा। तो अभी जब फील्ड खाली है तो उस खाली फील्ड में आइए। सही बात है। जब फील्ड भर जाएगा तो फिर खेलने का मजा नहीं आएगा। बहुत अच्छी बातचीत हो गई है ना। इतना क्या कैमरा में देख के बोलें क्या? अरे देखो एकदम वैसे देख के बोलेंगे। तो आप समझे होंगे थोड़ा सा कि क्या लैंडस्केप है बिहार में खेती बाड़ी का, या फिर एग्रीकल्चर में अगर एग्रीकल्चर बेस्ड किसी को बिज़नेस करना है तो क्या लैंडस्केप है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसी चीज़ें कर सकते हैं आप, और क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। तो ये थी आलोक जी की कहानी, जो कि ना केवल अपना खेत बगान फाउंडेशन इस्टेब्लिश करके अपने आसपास के किसानों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। ये जो है लैंड यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि शेड में जो है हल्दी की खेती हो सकती है। तो ये नीचे पूरा हल्दी का जो है टर्मरिक प्लांट्स लगे हुए हैं नीचे। अब चाहे वो नई नई विधियाँ सिखाकर हो, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स या बैगिंग, या फिर चाहे उनकी व्यवसाय को दुगुनी या तिगुनी करके हो। बारिश का पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, उससे हमारा बॉडी में जो है तो सूखता नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली हो। अच्छा, मतलब इसमें हम अक्टूबर में आएगा। थैंक यू आपका यहाँ तक देखने के लिए। आपको बोल दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह। हाँ, इसको आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बस ये बात बुलवानी थी।